अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 18 और जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो सीरीज कर रहे हैं बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स की, ठीक है। और हमने स्टार्ट जो लिया हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट से लिया हुआ है। कमिंग वीडियोस में हम ये न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमारा पार्ट 2 है कार्बोहाइड्रेट्स का। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओपन चेन, रिंग चेन, ये सारा मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो अब हम जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर और बेनेडिक्ट टेस्ट और हाइड्रोलिसिस बाय एचसीएल के, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि ये आप किसी भी लेवल में चले जाओ, चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स करे हैं, या इवन आप एडवांस स्टडीज में पढ़ रहे हैं, मतलब आप बीएस करें बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ठीक है, आप कहीं भी एडवांस स्टडीज कर रहे हैं और जहां पर आप कार्बोहाइड्रेट्स को डील कर रहे हैं, तो वहां आपको ये टेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या फर्क होता है। तो ये थोड़ी केमिस्ट्री है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है लेक्चर मैं थोड़ा आहिस्ता समझाऊं, वैसे मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा भी लंबा ना हो और समझ भी आ जाए, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स बच्चों ऐसे डिमांडिंग होते हैं कि वो टीचर को आहिस्ता ही पढ़ाने पड़ते हैं, वरना बच्चे नहीं समझ पाते। और स्पेशली वो टॉपिक्स जिनमें केमिस्ट्री आ जाए। बायो पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन केमिस्ट्री जब आ जाती है ना तो बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर 20 मिनट से ज़्यादा हो जाए ना तो छोड़ ना देना, समझना, समझ आएगा और बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर बच्चों किसी भी ऐसी कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं दैट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आपको केमिस्ट्री आ गई, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, इस बात को जेन में रखना, जब भी कोई एटम जो है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो हम क्या बोलते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और जब कोई भी एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये रिडक्शन हो गई है, ठीक है ना। रिडक्शन कैसे हो गई है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज थी, उसके पास +2 चार्ज था, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, उसने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, तो वो क्या हो गया, +1 पे चलेगी। पहले उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसका चार्ज कम हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, उसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स को। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन बच्चों और लूज कर दिया, उसके पास, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, चार्ज इंक्रीज कर गया, तो हमने क्या कहा कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों, वो शुगर्स, ठीक है, वो शुगर्स जो रिडक्शन कर सकती हैं, जो किसी एजेंट को रिड्यूस कर सकती हैं, मतलब कि उनको इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं कि ये लो इलेक्ट्रॉन ले लो और रिड्यूस हो जाओ, ऐसी शुगर्स को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या है बच्चों, ऐसी शुगर्स, आई रिपीट, इसे गौर से सुनना, एनी कार्बोहाइड्रेट दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल को जब शुगर इलेक्ट्रॉन देती है कि ये लो इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लो और रिड्यूस हो जाओ, तो ऐसी शुगर को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। आई रिपीट, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि लो भाई तुम इलेक्ट्रॉन ले लो और गेन कर लो इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर रहा है। तो ऐसी शुगर को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और ये कौन कौन सी शुगर्स होती हैं, इट हैज अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दैट कैन बी ऑक्सीडाइज, ठीक है। और बच्चों, जब एक कोई भी शुगर है, अगर उसने दूसरी शुगर को रिड्यूस कर दिया है, उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो वो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। कॉमन सेंस है ना। देखो, मेरे पास ये एक चीज है, इसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कि लो भाई तुम गेन कर लो इलेक्ट्रॉन को, रिड्यूस हो जाओ, तो ऑब्वियसली उसने खुद क्या किया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया ना, लॉस हो गया, तो खुद क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। आई रिपीट, दूसरे को रिड्यूस कर रही है वो शुगर और खुद को क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है, ठीक है। तो ऐसी शुगर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर। उसके कॉन्ट्ररी, उसके ऑपोजिट, वो शुगर जो
किसी भी दूसरे एलिमेंट को अनदर मॉलिक्यूल को रिड्यूस नहीं कर सकती, और उसके पास इट लैक्स अ फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप एंड कैन नॉट रिड्यूस अनदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जो रिडक्शन कर सकती हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के दूसरे एलिमेंट को कहती हैं लो भाई तुम गेन कर लो इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस हो जाओ, ठीक है। समझ आ गई बच्चों? और क्यों reducing sugars are so called because they carry out a type of chemical reaction known as reduction। मैंने आपको बता दिया कि वो रिडक्शन करती हैं, इसलिए हम उन्हें reducing sugar कहते हैं। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी प्रोसेस में वो खुद क्या हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। और हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, और ये सब के सब जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। और जो डाइसेकेराइड्स हैं उसमें कुछ कुछ रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग। ये कभी भी रिड्यूस नहीं करते, किसी भी मॉलिक्यूल को ये रिड्यूस नहीं करते, ठीक है। ये रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होते। मोनोसेकेराइड्स सारे के सारे रिड्यूसिंग है, डाइसेकेराइड्स में कुछ कुछ रिड्यूसिंग है, पॉलीसेकेराइड इंटायरली नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। अब अगर हम इस फेनोमेना को डिटेल में समझें तो इसके लिए एक टेस्ट होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ नाम लिखा है, और उसमें एक बेनेडिक्ट रिएजेंट यूज होता है। तो चलो हम ये टेस्ट भी स्टडी कर लेते हैं ग्लूकोज की एग्जांपल रख के, ताकि हमें समझ आए कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती है। अच्छा बच्चों, बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है ना, ये बेसिकली एक कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट पता है ना फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। अब इसमें जो कॉपर होती है बच्चों, उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। क्या होता है, +2 का। ये एल्कलाइन सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो प्रेजेंस में ये सोल्यूशन बनाया जाता है, और इसका बड़ा प्यारा सा ना ब्लू कलर होता है इस सोल्यूशन का, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जब हम ग्लूकोज को इसके साथ ट्रीट करते हैं ना, ये देख रहे हो ये ग्लूकोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये इसके पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया इसके पास, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है, ये जो कॉपर होता है ना, कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर होता है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, +2। +2 का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। +2 का यही मतलब है ना कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या करता है कि ये जो शुगर है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एल्डिहाइड ग्रुप से इसको दे देता है, ठीक है। और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में। शुगर जो है वो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेती है और कॉपर को रिड्यूस कर देती है, और कॉपर कॉपर सल्फेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूपरस Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड में। और चार्ज उसके ऊपर क्या आ जाता है, +1। ये देखो +2 था, कितनी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, कितनी डेफिशिएंसी थी बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। क्या इसने कर दिया, रिड्यूस कर लिया। शुगर ने इसको क्या कर दिया, ग्लूकोज ने बच्चों इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसे कहा लो भाई ये इलेक्ट्रॉन मुझसे लो और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लो, तुम ले लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कॉपर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और उसका चार्ज +2 से किस पे चला गया, +1 पर चला गया। तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। और खुद को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक एसिड में। और ये हमें कैसे पता चलता है, सॉल्यूशन के अंदर जब कॉपर रिड्यूस हो जाता है, ग्लूकोज उसे रिड्यूस कर देती है, तो वो किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ब्रिक रेड कलर का। तो ये मैंने आगे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि ये देखो ये ग्लूकोज है, ये बेनेडिक्ट रिएजेंट मैंने इसके अंदर डाला, वाटर बाथ और बर्नर पे इसको 5 से 6 मिनट्स के लिए हीट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू से ग्रीन होगा, ग्रीन से येलो होगा, और एट द एंड रेड कलर का, ब्रिक रेड कलर का आपको सॉल्यूशन नजर आएगा, जो हमें क्या शो करेगा कि आपकी शुगर है। और बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा कि जो ग्लूकोज है उसने कॉपर सल्फेट को जो +2 था, इसको क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, किस में, क्यूपरस ऑक्साइड में। और ये जो क्यूपरस ऑक्साइड बनता है +1, ठीक है, ये किस कलर का होता है, रेड कलर का, इसलिए हमें ये रेड कलर नजर आता है, ठीक है। तो आप समझ आई कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, वो रिड्यूस कर देती हैं दूसरी चीज को। तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट जो है, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। और जब हम ग्लूकोज को टेस्ट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारे किसी सोल्यूशन में जो है वो रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम उसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल देते हैं। तो अगर बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर रेड हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारा शुगर है वो कौन सी है, रिड्यूसिंग है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म जो है इसे स्टेप बाय स्टेप भी लिख दिया है कि कॉपर जो है +2 से +1 की तरफ चला जाता है। ठीक है, और ये इस तरह से अपना कलर चेंज करता है। ये इसकी इक्वेशन भी मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ लिखा है बच्चों कि ओनली ओपन चेन मोनोसेकेराइड्स, जो ओपन है, ओपन चेन की स्ट्रक्चर में है, रिंग नहीं, ओपन चेन मोनोसेकेराइड्स कैन रिड्यूस, रिंग फॉर्म ऑफ द मोनोसेकेराइड कैन नॉट रिड्यूस। देखो बच्चों, रिंग कैसे रिड्यूस करेगी? अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये देखो रिंग की, तो रिंग कैसे रिड्यूस करेगी? इसके तो सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक कार्बन ऐसे बाहर की तरफ होता है, तो ये तो रिंग है। रिंग में तो कोई भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है, तो ये कैसे रिडक्शन होगी? फिर हम तो कहते हैं कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि देखो, हम तो ये कहते हैं ना कि इन एक्वस सोल्यूशन हम मोनोसेकेराइड जो हैं वो रिंग की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल देन ओपन चेन। हम तो कहते हैं कि जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो रिंग है वो रिड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तो सारे ऐसे ऐसे आपस में अटैच हैं। देखो ना, कोई आपको एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं नजर आ रहा ना, ऐसे करके कोई एल्डिहाइड आपको ग्रुप नजर नहीं आ रहा जो रिडक्शन कर सके। तो फिर जब हम कहते हैं कि सारी जो ग्लूकोज है, सारे जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो रिंग की फॉर्म में, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि बेनेडिक्ट टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, तो ये कैसे होता है? बड़ी कंफ्यूजिंग बात नहीं हो गई कि हम सारा कुछ तो रिंग है, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, जबकि रिंग में तो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते ही नहीं है। तो बच्चों, इसका आंसर ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको हमेशा याद रखना कि बच्चों, इन एक्वस सॉल्यूशन मोनोसेकेराइड्स आर नॉट 100% साइक्लिक। सारे के सारे साइक्लिक नहीं होते, साइक्लिक होते हैं लेकिन सारे के सारे नहीं होते। इवन दो sugars like glucose mostly exist in ring form, but they are in dynamic equilibrium with a small percentage of open form। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसमें से 90 जो हैं वो रिंग की फॉर्म में होंगे, और 2 से 10 जो हैं वो हमारे पास ओपन चेन की फॉर्म में होंगे। कई तो रिपोर्ट करते हैं कि 1% जो है वो ओपन चेन होती है, और 99% जो है वो हमारे पास रिंग फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन स्मॉल परसेंटेज ऑफ ओपन फॉर्म होती है, और ये जो इवन दो 1% of glucose is in the open chain form, that is enough to show reducing activity because the open form exposes the reactive aldehyde group। ठीक है, तो होते बेशक थोड़ी सी अमाउंट में है, लेकिन फिर भी रिडक्शन कर देते हैं और टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, और even ring form glucose form sugars are reducing because they can briefly open to linear form। ठीक है, जो ओपन जो रिंग फॉर्म्स होती हैं, ये जो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म होती है, ये ओपन चेन की फॉर्म में भी इंटर कन्वर्ट होती रहती है। कभी ये ओपन चेन बन जाती है, कभी ये साइक्लिक रिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कैसे होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम? ये देखो, ये हमारे पास क्या है, रिंग फॉर्म है, फिर ऐसे करके ये देखो, यहाँ ये कार्बन से ओपन हो गया, ये हाइड्रोक्सिल से पीछे चला गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास आ गया, और ऐसे ये हमारे पास ओपन चेन बन गई। तो ये बच्चों डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये देख रहे हो ना एरो, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को शो करता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो इसका यही आंसर था कि जो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो इंटरचेंजेबली रिंग और ओपन चेन की फॉर्म में ओपन होते रहते हैं। जब ओपन चेन आती है, एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल हो जाता है, और वो हमें रिड्यूस कर देता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट को रेड कलर का हमारे पास आ जाता है। फिर अगर हम मोनोसेकेराइड्स की बात करें, फ्रुक्टोज की, तो बच्चों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फ्रुक्टोज क्या है, कीटो शुगर है। ठीक है, 6 कार्बन कीटो शुगर है, ग्लूकोज की तरह ही 6 कार्बन होती है, लेकिन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन। ये देखो यहाँ पर ड्रॉ भी मैंने किया हुआ है, ये देखो ऐसे कीटो शुगर है, ये फ्रक्टोज, ये देखो यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की होती है कीटोन ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। और ऐसे ये ओपन चेन और रिंग चेन की फॉर्म में ये इंटरचेंजेबली ओपन होती रहती है, कभी आपको इसका रिंग स्ट्रक्चर नजर आएगा, कभी इसका ओपन चेन। अब ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक्ट करती है कि बच्चों, जो कीटोन ग्रुप होता है ना, ये एक अरेंजमेंट होती है केमिस्ट्री में जिसे हम बोलते हैं इन डायोल अरेंजमेंट, जिसमें जो कीटोन ग्रुप होता है वो इंटर कन्वर्ट होके एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन क्या बना देता है, एल्डिहाइड, और इसे क्या बोलते हैं, इन 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 डायोल अरेंजमेंट। ठीक है, तो जब वो एल्डिहाइड ग्रुप बना देता है, तो फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, और इसको हम क्या बोलते हैं, इन डायोल रीअरेंजमेंट।
और फिर जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक्ट कर जाता है। तो इस तरह से फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज मैनोज जितनी भी एल्डिहाइड शुगर्स हैं वो तो है ही, लेकिन जो कीटो शुगर्स हैं वो क्या करती हैं, वो अपने कीटोन को एल्डिहाइड में पहले कन्वर्ट करती हैं और फिर उस एल्डिहाइड को एज अ रिड्यूसिंग शुगर एक्ट करवाती हैं, ठीक है। अच्छा, हमने मोनोसेकेराइड्स तो देख लिए कि जो जितने भी बच्चों मोनोसेकेराइड्स थे वो सब के सब रिड्यूसिंग शुगर थे, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को कहते हैं लो भाई तुम इलेक्ट्रॉन को गेन करो और रिड्यूस हो जाओ, ठीक है। तो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। क्या सारे के सारे डाइसेकेराइड्स जो है वो रिड्यूसिंग होते हैं? नहीं बच्चों, कुछ होते हैं, और जिसमें कॉमन हमारे पास क्या है, मेल्टोज है और लेक्टोज है, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। लेकिन हमारे पास अगर हम सुक्रोज की बात करें, ये भी एक डाइसेकेराइड है लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग है। कैसे है, चलो समझते हैं। चलो पहले हम समझ लेते हैं बच्चों मेल्टोज को और लैक्टोज को, कि जो कि दोनों रिड्यूसिंग है। कैसे, देखो ये कैसे रिड्यूसिंग है। अच्छा बच्चों, जो मेल्टोज होता है वो किसका बना होता है? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है जो अल्फा 1,4 लिंकेज है, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके दरमियान है? कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान। या नीचे डायग्राम देखो, ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन 1 का और दूसरा कार्बन 4 है। इन्होंने आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया? मेल्टोज का मॉलिक्यूल आ गया। ये क्या मॉलिक्यूल आ गया? मेल्टोज का, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, ये क्या है? कार्बन 1, इसकी क्या है? कार्बन 4। लेकिन ये जो बच्चों मॉलिक्यूल है, इसका ये जो कार्बन नंबर 1 है ये तो फ्री है ना, ये कार्बन नंबर क्या है ना, कार्बन नंबर 1 ये फ्री है। तो ये क्या कर देता है, अपने आप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो कार्बन 1 था इसने तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया। अब डाइसेकेराइड में तो होते ही दो यूनिट है, एक ये होता है एक ये होता है, ठीक है। तो इसने, इस वाले कार्बन 1 ने तो इस वाले के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जो पीछे वाला कार्बन 1 था ये तो फ्री है। तो क्या होता है कि जो सेकंड ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन है कार्बन 1, वो क्या होता है? फ्री होता है और वो किस में ओपन हो जाता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप में। इसी वजह से जब ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में ओपन होता है तो ये बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसको रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए बच्चों जो मेल्टोज होती है वो क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसी तरह अगर मैं लैक्टोज की बात करूं, लैक्टोज किस किस के मिल बना हुआ है? गैलेक्टोज बीटा 1,4 और ग्लूकोज, मतलब गैलेक्टोज की बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बन 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4। ये देखो यहां पर आओ, ये देखो, ये हमारे पास क्या है? पहला मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का, ठीक है। गैलेक्टोज की कार्बन 1 ने कार्बन 4 के साथ क्या बनाया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन 1,4 लिंकेज है, ठीक है, बीटा 1,4 है। इसका बीटा, बीटा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ऊपर की तरफ है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ऊपर है तो उसने बीटा कार्बन ने 4 के साथ हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बना लिया और लैक्टोज का मॉलिक्यूल बना लिया। जिस तरह माल्टोज में कार्बन 1 फ्री था, इस तरह इसमें भी कार्बन फ्री है। तो ये ओपन होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप में। तो बच्चों डाइसेकेराइड्स इसलिए रिड्यूसिंग शुगर्स हैं क्योंकि कुछ जो जैसे मेल्टोज और लैक्टोज हो गया, इनका जो कार्बन नंबर 1 है, एनोमेरिक कार्बन है सेकंड मॉलिक्यूल का, वो फ्री होता है, वो कोई भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बना रहा होता। तो इसीलिए ये दोनों क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, तो सुक्रोज क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? आओ बच्चों उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, ग्लूकोज, सुक्रोज जो है ना बच्चों, वो किसका मिलके बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। और क्या लिंकेज है? अल्फा 1,2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या मतलब इसका बच्चों? कि जो पहला मॉलिक्यूल है उसकी अल्फा, अल्फा मतलब क्या है? कि हाइड्रोक्सिल नीचे है। बीटा का क्या मतलब है? कि हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ऊपर होगी तो बीटा, नीचे होगी तो अल्फा। तो क्या है कि ग्लूकोज की अल्फा कार्बन, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1, ये देख रहे हो ना बच्चों, ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज की जो कार्बन नंबर 1 है उसका अल्फा हाइड्रोक्सिल और दूसरी तरफ फ्रुक्टोज, ये देख रहे हो, ये फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, ग्लूकोज का कार्बन 1 अल्फा और फ्रुक्टोज का बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बन नंबर 2 का, दोनों क्या बनाते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों एनोमेरिक कार्बन मिल गई, ये भी एनोमेरिक कार्बन जुड़ गई, ये भी एनोमेरिक कार्बन आ गई। तो एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज 1 एंड द एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज 2 आर बोथ इन्वॉल्व इन द बॉन्ड। नो एनोमेरिक कार्बन इज फ्री। अब इस केस में कोई एनोमेरिक कार्बन नहीं है। ये देखो पीछे की तरफ क्या है? कार्बन 4,
इसके पीछे क्या है, कार्बन 5, जबकि हमने जो पीछे मेल्टोज और लैक्टोज देखा था उसमें इस तरफ कार्बन नंबर 1 जो थी वो फ्री थी, लेकिन इस केस में दोनों एनोमेरिक कार्बन ने मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया है, 1 ने भी और 2 ने भी। तो इसलिए ये दोनों ओपन नहीं हो सकती, नाइदर कैन ओपन इनटू द लीनियर फॉर्म, नो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट, देयरफॉर सुक्रोज कैन नॉट रिड्यूस कॉपर, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये इसी वजह से नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि ये ओपन नहीं हो सकती है। इसका जो कार्बन 5 है और इसका जो कार्बन 4 है वो दोनों ओपन है, कार्बन 1 का जो है और कार्बन 2 जो है उन दोनों ने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन ही फ्री नहीं है। जो पीछे की एग्जांपल्स थी, जैसे हमारे पास लैक्टोज था और मेल्टोज था, उसमें तो एक एक एनोमेरिक कार्बन जो कोने में प्रेजेंट थी वो फ्री थी, इसलिए वो ओपन होती थी एल्डिहाइड में और रिड्यूस कर देती थी। तो सुक्रोज इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि उसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होती। तो आई होप कि आपको डाइसैकेराइड में समझ आ गया कि कब रिड्यूसिंग शुगर बन जाती है और कब रिड्यूसिंग नहीं होती। तो ये सारा बच्चों स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स को मेमोराइज करना है ना, तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स पे मेहनत करनी पड़ेगी और इनके स्ट्रक्चर्स को लिख लिख के ड्रॉ कर करके बनाना होगा। आपको पता हो कि जो सुक्रोज है उसमें अल्फा 1 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, कि लैक्टोज में किस किस्म का बॉन्ड है, बीटा 1 4 ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का है, इसमें 1 2 बीटा अल्फा है। तो ये आपको पता होने चाहिए, तो फिर आपके लिए रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, ये तो होते ही नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग होते हैं? क्योंकि बच्चों इसमें जो पॉलीमर है ना वो बहुत लॉन्ग चेन्स होती हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फ्री नहीं होता। यहाँ पर दो ने बॉन्ड बनाया, फिर ये जो पीछे वाला होता है ये फिर नीचे बॉन्ड बना लेता है, ये जो पीछे वाला होता है यहाँ पर ब्रांचिंग कर लेता है। तो ये बहुत लॉन्ग चेन्स होती हैं, इनके अंदर फ्री कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता ही नहीं है। पॉलीमर एज अ होल इज non reducing because the vast majority of units and entire chain of polymers are locked via glycosidic bond। बॉन्डिंग हुई हुई है तो कोई एनोमेरिक कार्बन फ्री ही नहीं है। जब कोई कार्बन फ्री ही नहीं होगा तो वो ओपन कैसा होगा? सिर्फ जो पहला यूनिट होता है, जो ये फर्स्ट यूनिट होता है ना, ये पहला वाला जो पहला यूनिट होता है, सिर्फ दूसरी तरफ उसका ही एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। लेकिन वो, अब बच्चों मुझे बताओ, जहां पर 1000 यूनिट्स जो है वो लॉक है और एक यूनिट जो है वो ओपन हो सकता है, तो बच्चों उसका क्या इफेक्ट होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जब जहां 1000 के 1000 लॉक हुए में और एक अगर ओपन हो भी जाएगा तो उससे डजेंट मैटर। तो एज अ होल जो है ना वो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कैन यू सॉरी ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब के सब क्या है? पेक्टिन, काइटिन, ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं और ये सब के सब क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग चेन्स होती हैं, बहुत ज्यादा पॉलीमर्स होते हैं, 1000 के हिसाब से यूनिट्स जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया हुआ होता है और कोई भी इनका एंड फ्री नहीं होता। ये मैंने बच्चों इसकी समरी बना दी है। समरी मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बच्चों के लिए ना बड़ा फायदेमंद होता है कि वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और पेपर से पहले, एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले वो इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बच्चों देख लेना कि ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं, ग्लूकोज है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, रिड्यूसिंग है, एंड फ्ला फ्ला फ्ला, तो ये सारा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पेपर्स के लिए हेल्प होगा। ये सारा जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है उसको मैंने यहाँ समराइज कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जो है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया कि बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है, कॉपर सल्फेट है और किस तरह से जो है वो रिडक्शन होती है, शुगर खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है और इस तरह से ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 19, हम पार्ट 2 की तरफ शिफ्ट करेंगे जिसमें हम प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे और उसकी टाइप्स को। ये भी 5-6 लेक्चर्स होंगे प्रोटीन, क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर्स, तो हम सारे साथ साथ इसको स्टडी करेंगे। तो बच्चों स्टे ट्यून्ड विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना और जो है ना वो सीखते रहो हमेशा, ठीक है। तो अब हम प्रोटीन्स को भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।